नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पारिक। आप देख रहे हैं नीरज पारिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज बात इजराइल और गाजा के मुद्दे पे। बात यहां से शुरू होगी कि दुनिया जो होती है वो सिर्फ पैसे की होती है, मतलब बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और जियोपॉलिटिक्स में जब हम रुपया की बात करते हैं तो बात करते हैं अपने अप्रोच की, बात करते हैं राष्ट्रहित की। तब फिर ना संविधान कहीं देखने में आता है, ना कोई धर्म देखने में आता है। देखने में आता है तो ये कि यार हमारा काम बनता है या नहीं बनता। हमारा काम बनता तो बाकी सब चीजों को छोड़ दिया जाता है। यही हाल फिलिस्तीन का हुआ है और मुस्लिम राष्ट्रों ने जिस तरीके से फिलिस्तीन को पुराने कपड़े की जैसे एक दीवार पे टांग दिया है और वो अपने हाल में है। क्या वहां हो रहा है, सारी बात करेंगे। और कैसे इजराइल ने अपने उसी हौसले को बरकरार रखते हुए अपनी पॉलिसीज को आगे बढ़ाया, जिसके साथ में मुस्लिम राष्ट्र भी लग चुके हैं। विश्लेषण में आगे बढ़ते हैं उसके पहले एक बार हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर में इतिहास क्या कहता है। 2 मिनट इस इतिहास पे दीजिए। 1947 से पहले का फिलिस्तीन और इजराइल कुछ इस तरह के हुए करते थे। जो ये व्हाइट कलर में आप देख रहे हैं ये फिलिस्तीन था और ये ब्रिटिश मैंडेट के तहत आता था। और यहां पे जो ये सैफरन कलर में आप देखेंगे ये यहूदी बस्तियां हुआ करती थी। सन 47 के अंदर यूनाइटेड नेशंस की मध्यस्थता से यहां पे एक मैंडेट रिलीज होता है और बंटवारा कर दिया जाता है। बंटवारे के अंदर जो व्हाइट कलर में आप देख रहे हैं ये वेस्ट बैंक है और ये गाजा है। ये दो हिस्से फिलिस्तीन को दिए जाते हैं और बाकी हिस्सा इजराइल कहलाता है। मतलब यहां से हम एक नई विश्व व्यवस्था के रूप में इसको देखें तो ये मान्य किया गया, सारे पक्षों ने इसको मान लिया। यरूशलेम जो होता था इसको यूएन के एडमिनिस्ट्रेशन में दिया, लेकिन समय के साथ में दोनों ही पक्षों के आपसी टकराव ने इजराइल को गति दी। इजराइल धीरे धीरे बढ़ता गया और इजराइल ने फाइनली आकर के जो हिस्से वेस्ट बैंक में दिए गए थे फिलिस्तीन को, उन हिस्सों पर भी अपनी बस्तियां बसाई और एरिया को अपने अंदर मिला लिया। बात जो अटकी है वो अब इस गाजा स्ट्रिप पे अटकी है, गाजा पट्टी पे अटकी है। तो आखिर में ये गाजा पट्टी का इशू हुआ क्यों? आपको पता है हमास वाला जो वॉर 2023 से 2023 के बाद से वहां के इजरायली नागरिकों को अगवा किया गया और उसके बाद में जिस तरीके से इजराइल ने रिटेलिएट किया है, ये दुनिया के सामने है और युद्ध बढ़ते 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 चरम पे आ गया। अब यहां पर एक चीज देख के चलिएगा कि इजराइल को अमेरिका से अलग मानने की गलती हम ना करें। कुछ जगह कुछ एनालिसिस ये कहते हैं कि भाई इजराइल जो है वो अमेरिका की जरूरत है, कुछ कह देंगे जी इजराइल अमेरिका जो है वो इजराइल की जरूरत है। तो मोटे तौर पे देखा जाए तो अमेरिका मिडिल ईस्ट के अंदर अपना एक दबदबा रखने के लिए इजराइल को सपोर्ट करता है। और दुनिया के अंदर मोटे तौर पे देखा जाए तो अमेरिका को इजराइल की जरूरत ज्यादा है, क्योंकि इजरायलियों का यानी यहूदियों का अमेरिकन बिजनेस में, अमेरिकन इकोनॉमी में, अमेरिकन पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा इंफ्लुएंस है। तो यह मानना कि नेतन्याहू ट्रंप से कुछ चाहते हैं, निश्चित रूप से पावर ऑफ जो बैलेंस है वो अमेरिका के पक्ष में है, लेकिन बिना इजराइल के अमेरिका का बहुत ज्यादा कदम आगे बढ़ाना संभव नहीं है। इसलिए जो एडवांटेज है अमेरिका की तरफ से दिए जाते हैं वो इजराइल को दिए जाते हैं। इस सारे मुद्दे में दोनों पक्षों ने मिलकर के ही सारा खेल किया होगा। अब यहां पे जब ये इलेक्शन के अंदर गए थे ट्रंप रिसेंटली, तो कुछ 2-3 बड़े वादे थे जिसके अंदर दुनिया में शांति लाने के ये दुनिया के मसीहा बनते थे। यूक्रेन युद्ध का क्या हाल है आपको पता है, 24 घंटे में रुकवाने वाले थे। और गाजा वाले मुद्दे को लेकर के फाइनली कैसे जैसे करके डॉक्यूमेंट साइन हुआ, उसके पीछे की साजिशें आप देखिए तो आपको समझ में आएगा। लेकिन नोबेल तो उनको नहीं मिल पाया, पूरी पूरी चांसेस है अगली साल वाला नोबेल इनको मिल जाएगा। थोड़ा सा कदम बढ़ाते हैं। जब ये हमास का और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है तो हमास और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट में इजराइल का निश्चित रूप से अपर हैंड था। और इजराइल ने जो तबाही मचाई, तबाही का तांडव हुआ गाजा स्ट्रिप में, तो उसमें हमास के टेररिस्ट के साथ में वहां के आम नागरिक भी मारे गए। इजराइल का कहना यह है कि यहां के आम नागरिक जो हैं वो उन आतंकवादियों का पोषण करते हैं, उनको समर्थन देते हैं और हमारे नागरिकों को अगवा करने के पीछे वहां के जो हमास टेररिस्ट में इन लोगों का भी बराबर का सहयोग है। तो हमारी लड़ाई वहां के नागरिकों से नहीं है, आतंकवादियों से है। अब आतंकवादी वहां पे हर घर में ही अगर छुपा बैठा है तो हमला साहब बड़े तेजी से इजराइल ने वहां पे शुरू किया और तबाही के मंजर दुनिया के सामने आए। इसी बीच में डोनाल्ड ट्रंप खड़े होते हैं और ये मैनिफेस्टो में जब दे दिया था कि भाई हम सेटलमेंट कर देंगे, तो ये क्या करते हैं, इजिप्ट को चुनते हैं। ध्यान देखिएगा, इजिप्ट मिस्र देश है, इजिप्ट एक मुस्लिम कंट्री है। वहां पे शर्म अल शेख में दुनिया के लगभग 20 नेताओं को अपने पास बिठाते हैं और एक
पीस के लिए, शांति के लिए एक डॉक्यूमेंट रेडी होता है जिसमें मीडिएटर भी मुस्लिम देशों को बना दिया जाता है और एक ठप्पा लगता है एक ऐसे डॉक्यूमेंट पे जो ये कहता है कि गाजा को हम अब रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। अब ये गाजा रिकंस्ट्रक्शन शब्द को दिमाग में फिट करिए, यूं फिट करिए, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन से क्या समझा जाएगा? रिकंस्ट्रक्शन फीलिंग ये भी देता है कि भाई गाजा में जो तबाही हुई है उसे सही करना है, वाजिब बात तो यही है। लेकिन सर यहां हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। थोड़ा समझिए हुआ क्या। जब ये शर्म एल शेख में बैठे और क्या टाइटल दिया था, पीस इन द मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट में शांति लानी है। आप एक बार मिडिल ईस्ट के इतिहास से अमेरिका को हटाइए और फिर एक बार देखिए कि वहां पे शांति थी या नहीं थी। शांति में अ उपसर्ग लगा के अशांति में परिवर्तन करने वाले तो ये पश्चिमी देश खुद है, इतिहास गवाह है इस बात का। लेकिन कोई बात नहीं, शांति इन लोगों को लानी थी। ये लोग बैठे और बैठ करके साहब डॉक्यूमेंट रिलीज कर दिया गया कि गाजा को हम अब रिकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। अब ये गाजा के रिकंस्ट्रक्शन प्लान का लास्ट पेज दिखाया इन्होंने, जिसमें कुछ राष्ट्र अध्यक्षों के सिग्नेचर थे और सबसे बड़ा सिग्नेचर लिए डोनाल्ड ट्रंप खुद बैठे थे। अब यहां पे क्या होता है कि ये जो रिकंस्ट्रक्शन प्लान इन्होंने दिया था, इस रिकंस्ट्रक्शन प्लान में एक शब्द मेंशन है जिसका नाम है येलो लाइन, पीली रेखा। अब ये जो येलो लाइन है, ये येलो लाइन हैज बिकम द मेजर इशू। अब यहीं से सारी कहानी पलट गई। इस येलो लाइन ने मामला इतना बिगाड़ दिया कि कल ये खबर आई कि इजराइल के जो मिलिट्री चीफ हैं, नाम है उनका एयाल जमीर। एयाल जमीर कहते हैं कि भाई देखो, जो येलो लाइन ट्रंप ने अपने प्लान में दी है, अब यही फाइनल बॉर्डर होगी। फाइनल बॉर्डर होगी का इसका मतलब यह है कि गाजा के एक बहुत बड़े हिस्से को हम अपने कब्जे में लेंगे और ले चुके हैं, पीछे नहीं हटेंगे। तो ये जो बात आई, येलो लाइन दैट डिवाइड्स गाजा अंडर ट्रंप प्लान इज अ न्यू बॉर्डर फॉर इजराइल, से मिलिट्री चीफ। मिलिट्री चीफ का यह बयान कहता है कि भाई साहब बॉर्डर अब नहीं होगी, येलो लाइन हमारी अब नई बॉर्डर है। अब येलो लाइन नई बॉर्डर है तो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो कुछ हिस्सा इजराइल का गाजा में जा रहा होगा, जो तो असंभव है। दूसरा पक्ष यह बनता है कि कुछ हिस्सा गाजा का इजराइल में आ रहा होगा। पूरी संभावना यही है और यही हुआ है। आप एक बार नजर यहां दौड़ाएं तो आपको समझ में आएगा। ये जो ब्लैक बॉर्डर आप देख रहे हैं, ये है गाजा स्ट्रिप का रियल बॉर्डर। अब हुआ क्या है कि नदन गाजा से बहुत बड़ी तादाद में इजराइल की जो मिलिट्री है, आईडीएफ, वो उसने हमले किए और लोगों को यहां से खाली करने पे मजबूर किया। साउथ से भी खाली करवा लिया गया, मेजर जो बॉर्डर एरिया से। और फिर एक येलो लाइन ड्रॉ जो ट्रंप प्लान में दिया गया, उसने क्या किया सर कि दो हिस्सों में गाजा को बांट दिया। अभी जो दो हिस्सों में गाजा को बांटा, अब यहां पे इजराइल कहता है कि ये साहब अब नई बॉर्डर होगी। इसका मतलब ये जितना हिस्सा आप देख पा रहे हैं, जिसको नेस्तनाबूद लगभग तो पूरा ही गाजा खत्म है, ये हिस्सा अब कौन अपनी टेरिटरी में शामिल करेगा? इजराइल करेगा। तो आधा गाजा साफ हो चुका है। यहां पे अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जब ये बात हुई कि गाजा के दो टुकड़े होंगे, तो एक हो गया ईस्टवर्ड, एक हो गया वेस्टवर्ड। तो ईस्ट और वेस्ट में क्या डिफरेंस हुआ, इसके पीछे की साजिश और देखिए, और कैसे ट्रंप ने दिमाग लगाया है। और मुस्लिम राष्ट्र ही, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो धरने प्रदर्शन और दुनिया भर में आगजनी के कांड होते हैं, उसमें देख लिया जाए कि धर्म कितना बड़ा रोल प्ले करता है बचाने में, तब फिर आगे मुद्दे पे हम बात करेंगे। यहां पे साहब ये जो येलो डिमार्केशन पॉइंट पड़े थे, उसको बेस बना लिया। अब किसी चीज में ट्रंप घुसा हो और वो सीधा सीधा हो जाए, क्या यह संभव है? यहां की राजनीति में हलचल, और ये येलो लाइन ने जो कांड किए वो देखिए। अब आपको एक इमेज यहां पे दिख रही है, इमेज को ध्यान से देखें तो आपको गाजा दो तरह से नजर आएगा। गाजा गाजा मतलब कलर दो हो रहे हैं। जो येलो लाइन के ईस्ट में है वो ग्रीन कॉरिडोर, और येलो लाइन के जो वेस्ट में है वो रेड कॉरिडोर हो गया। यानी रेड कॉरिडोर और ग्रीन कॉरिडोर में जो ग्रीन कॉरिडोर है, नाउ दैट विल बी टाइटल्ड एज देन सॉवरेन टेरिटरी ऑफ इजराइल। समझ गए? हिस्सा खत्म हुआ। तो ये गाजा का जो रिकंस्ट्रक्शन प्लान आया कि हम रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, यहां पे भी सर 400 बीसी है। 400 बीसी ये है कि जिस हिस्से को अभी आपने देखा, ग्रीन हिस्से को,
ये ग्रीन हिस्सा जहां पे इजराइल की मिलिट्री होगी, जहां पे इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस होंगी, जहां पे यूएन के ऑब्जर्वर होंगे, ये रिकंस्ट्रक्शन प्लान सिर्फ ग्रीन कॉरिडोर के लिए है, रेड कॉरिडोर के लिए नहीं है। खबर को पढ़िए सर, समझ में आएगा कि जो ईस्टर्न पार्ट है ग्रीन कॉरिडोर का सारा खर्चा, पैसा, रिकंस्ट्रक्शन वहां के लिए, क्योंकि वो अब मेरी जमीन है। और बाकी लाखों, लगभग 20 लाख के आसपास लोग, जिनको समेट के जानवरों की तरह एक हिस्से में भर दिया गया, जो कि ईस्टर्न पार्ट है, माफ कीजिएगा वेस्टर्न पार्ट है, जिसको रेड कॉरिडोर नाम इन्होंने दे दिया। ये रेड कॉरिडोर के अंदर कोई रिकंस्ट्रक्शन का प्लान नहीं है। पढ़िए, गाजा के पूर्वी हिस्से को ग्रीन जोन घोषित किया जाएगा, जो इजरायली सेना, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बल के नियंत्रण में रहेगा। विदेशी सैनिक और इजरायली सैनिक यहां पुनर्निर्माण कार्यों की देखरेख करेंगे। यानी रिकंस्ट्रक्शन कहां हो रहा है? ईस्टर्न पार्ट में, ग्रीन कॉरिडोर में, इजराइल के कब्जे वाले कॉरिडोर में। अच्छा ट्रंप महोदय, तो फिर बाकी हिस्से का, गाजा का पश्चिमी भाग, जहां विस्थापित फिलिस्तीनी आबादी ने शरण ली है, जहां पे लोग रह रहे हैं, खंडर बना रहेगा और इसे रेड जोन घोषित किया जाएगा। निकट भविष्य में इसके पुनर्निर्माण की कोई योजना नहीं है और नहीं होगी। अरे अमेरिका नहीं कर रहा तो धर्म के नाम पे मजबूत खड़े रहने वाले लोग कहां हैं? क्यों नहीं रिकंस्ट्रक्शन कर रहे? तो कोई कहेगा जी इसका पैसा तो यूएस दे रहा होगा। तो कहिए उन वैशाख नंदनों से, ये रिकंस्ट्रक्शन का पैसा जो इस हिस्से का आ रहा है, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन सऊदी अरेबिया का है। चेक कर लीजिएगा इन फैक्ट्स को। यानी पैसा सऊदी अरेबिया का, रिकंस्ट्रक्शन होगा ग्रीन कॉरिडोर, जिसको तोहफे में सजा के थाल में दे दिया जाएगा इजराइल को, और जो लोग वहां हैं उनको समेट के मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा इस रेड कॉरिडोर में, जिसके अंदर खंडहर, बर्बादी और मिट्टी धूल के अलावा वहां कुछ नहीं है। भविष्य में क्या होगा? भविष्य में ये हिस्सा भी ऑक्यूपाई होगा। बात इसलिए है, तो ये सारी चीज के अंदर जो ग्रीन कॉरिडोर और रेड कॉरिडोर का डिवाइडेशन इस येलो लाइन ने किया, ये क्या समझा रही है? ये समझा रही है कि ताकतवर अगर आप नहीं हैं तो आपके साथ में खेल हो जाएगा। खेल जब होगा तो बचाने कोई नहीं आएगा। तुम्हें तुम्हारी ताकत बचाएगी, तुम्हें तुम्हारी ताकत उठाएगी। यहां पे गलत सही के पैमाने को छोड़िए, इस बात से तो कन्विंस हो जाइए कि 32 दांतों के बीच में एक जीभ रहती है। ऐसे सारे के सारे दुश्मनों के बीच में एक इजराइल है। उस इजराइल ने क्या यहां खेल कर दिया कि दांत और जीभ की भी दोस्ती हो गई। मगरमच्छों के बीच में एक मछली ने, क्या धमाकेदार परफॉर्मेंस। यहां पे तारीफ उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है कि उसने सही किया या गलत किया, तारीफ इस कॉन्टेक्स्ट में है कि अपने राष्ट्रवाद को जिंदा रखने के लिए किस लेवल के ऊपर इजराइल जो है वो पहुंच गया। हमें सीखना चाहिए, हिंदुस्तान की सरकार को उस नक्शे कदम पे चलना चाहिए। बहुत सारी समस्याओं का अंत जो है ना सर, वो बंदूक से होता है, वो शस्त्रों से होता है, वो दम से होता है, वो ना भय बिना प्रीत न होए। तो भय बिना प्रीत नहीं है। खैर, एरिया जो है वो यहां से जा चुका है। अब आइए साहब, इन लोगों पे ये एर्दगन है, ये मुस्लिम पूरे जिसको बोलते हैं कि कंट्रीज के खलीफा बनने के सपने देखते हैं। कहां चले गए भाई ये लोग? अड़ोसी पड़ोसी सऊदी अरेबिया पैसा दे रहा है। मैं एक मैप दिखाता हूं आपको, उससे आपको समझ में आएगा। पर पहले ये देखिए कि जो लोग इस फिलिस्तीन के नाम पे आगजनी कर रहे हैं, इटली में क्या हुआ, फ्रांस में क्या हुआ, हिंदुस्तान के अंदर कुछ जगह छोटे मोटे प्रदर्शन हुए, बाकी कोई बड़ा मसला हिंदुस्तान में नहीं बना। लेकिन बाकी जो वहां मुल्क हैं वही जब सपोर्ट नहीं कर रहे, तो आप अपने घर से तख्तियां लेके क्या सिद्ध कर दोगे? सर, होना जाना कुछ नहीं है। ये सारे के सारे मुल्क जो 57 मेंबर्स हैं सर ओआईसी के, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, क्या उखाड़ लिया इन्होंने इसराइल का? कुछ नहीं। सारे अमेरिका के चाटुकार हैं, क्योंकि इनको अमेरिका से संबंध अच्छे रखने हैं, इनको बिजनेस करना है। मैप पे आइए सर, थोड़ा सा एक बार और प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। हिंदुस्तान यहां देख रहे हैं, उसके पास में मुस्लिम मुल्क की एकमात्र एटमी ताकत पाकिस्तान। क्या किया भाई पाकिस्तान? क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के इशारे पे नाचेगा सर, इशारे पे। अफगानिस्तान, ईरान के साथ में जो अमेरिका ने किया वो आपके सामने है। अमेरिका, माफ कीजिएगा, ईरान जो है इस मामले में तारीफ के काबिल है। अकेला एक मुल्क है जिसकी सब तरफ से बंदिशें हैं, सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं। हिंदुस्तान के साथ में बहुत अच्छे संबंध रखने वाले इस देश ने टक्कर बराबर की दी है सर। मामला यहां पे बड़ा फिट किया था ईरान ने इजराइल का, और अकेला ये देश के हमले मोसाद के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया था।
इतने सारे दबावों के बीच में। इराक क्या बचा हुआ है, सीरिया गोद में बैठा है, इराक अमेरिका की गोद में बैठा है, सऊदी अरेबिया तो खुद ही पैसे दे रहा है। इवन ईरान से जब हमले हुए थे ना, तो यहां पे राहत सामग्री इजराइल में भिजवाने का काम भी सऊदी अरेबिया ने किया था। इसके ऊपर आप आ जाइए, यहां पे इजराइल की जस्ट नीचे जॉर्डन है, जॉर्डन भी सहयोगी राष्ट्रों में है, और अभी तो ये अब्राहम अकॉर्ड में जाने वाले देशों में भी आ रहे हैं। इसके ऊपर लेबनान, लेबनान की पोजीशन जो है वो बहुत मजबूत अब यहां बची नहीं। तो कुल मिला करके, अच्छा टर्की, टर्की इनको तो अभी क्या चाहिए, F-35 चाहिए। तो कहीं मिला के कुल मिला के गणित यहां पे आके टिक रही है कि इजराइल की खुला दादागिरी यहां है, और कोई देश यहां पे मुस्लिम मुल्क इस मुद्दे के ऊपर कि साहब फिलिस्तीनियों के साथ में क्या हो रहा है, लोकल पॉलिटिक्स को चमकाने का अच्छा तरीका है, लेकिन ग्राउंड पे उन्होंने क्या किया वो सारा यहां पे एक्सपोज है। अब आप एक चीज और देखो, इनके बॉर्डर के स्ट्रक्चर, इजराइल की बॉर्डर होगी, उसके आगे लगभग 100 मीटर, लगभग 100 मीटर एक तरह से नो मूवमेंट जोन होगा, ठीक है। और यहां ऑब्जर्वेशन टावर्स हैं। 100 मीटर आगे है, यहां पे अंडरग्राउंड कंक्रीट बैरियर है, उसके फिर 100 मीटर के आगे नो एंट्री जोन है, फिर फेंसिंग है, फेंसिंग के फिर 100 मीटर आगे एक ऑब्जर्वेशन टावर है, और फिर 100 से लेके 300 यानी लगभग 200 मीटर का ये वो स्पेस है जहां पे गाजा में लोग आ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, केवल किसानों को परमिशन है, और वो भी नंगे पैर। इस लेवल पे ये बॉर्डर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। कहां पे कौन सा मतलब राष्ट्र जो है वो ऐसी स्थिति के अंदर इनका मुकाबला कर पाएगा, जबकि जो सहयोगी होने चाहिए थे वो सारे अपने लालच में जो है भाग रहे हैं। यही उसूल है, इसमें किसी दूसरे देश को भी गलत कहना उचित नहीं है कि भाई सऊदी अरेबिया क्यों साथ नहीं दे रहा, अरे भाई मुस्लिम मुल्क है, होगा। सब अपने देश की अर्थव्यवस्था को देखते हैं। ध्यान रखिएगा, आज के टाइम में इकोनॉमी स्ट्रांग है, आप दुनिया में राज करोगे। घर में देख लो भाई, तुम्हारे जेब में पैसा है, तुम्हें तो लोग नमस्कार करेंगे। कल परसों कहीं बात चल रही थी तो किसी ने कहा कि देख भाई, इतना तगड़ा ये अर्थ युग है, आज अगर जेब में पैसा है तो पानी पीने को मिलेगा, वरना पानी नहीं है। चाय भी पीनी है, 5 रुपया जेब में चाहिए, वरना बस शक्ल देखो और रवाना। तो इस युग में जब अर्थव्यवस्थाओं की सारी बात होती है, लोग अपने धर्म के चश्मे देख करके फिर दुनिया को जीतने चलते हैं। भैया इनसे बचना चाहिए। इजराइल फिलिस्तीन का एग्जाम्पल सीधा सीधा यहां पे हमारे सामने है। तो खैर, करने वाले ये दो लोग हैं, दो दोस्तों की इनकी जो दोस्ती है वो यूएन में भी गूंज चुकी है। यूएन में भी नेतन्याहू ने जिस बोल्डनेस के साथ में एक्सपोज किया था, और कैसे वहां पे जैमर लगा करके, स्पीकर लगा के सारा का सारा मैसेज दे दिया था कि भैया हमारे लोगों तक वो मैसेज जाए। तो ये जीवनता जीजी विषय है, अपने लोगों के प्रति सम्मान है। वो दूसरे पक्ष में भी होता तो शायद आज उनकी दुर्गति नहीं होती। पक्ष इसमें वो है, तो इसलिए इनको नमस्कार है, और उगते सूरज को दुनिया सलाम करती। ध्यान रखिएगा। बात रही इजराइल वर्सेस ईरान की, तो इसमें ईरान जो है वो अपर हैंड पे रहा था, लेकिन दुनिया में जब साथ नहीं है तो सर फिर इसके बारे में क्या ही कहा जाए यार। हाँ, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर भी सवाल उठता है। हमने इसके ऊपर बहुत डिटेल्ड वीडियो किया था, ये वीडियो आपको अभी आई बटन में दिख रहा होगा, प्लीज जरूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो साहब अब चलने का समय आ गया है। ये महोदय तो खैर दुनिया में शांति ला रहे हैं, अशांति बना रहे हैं, उसका कमेंट आप ज्यादा बेहतर बता देंगे कि वो क्या है और क्या नहीं है। ये सेशन कैसा लगा, एनालिसिस कैसा लगा, आपके आशीर्वाद अगर कमेंट बॉक्स में आ जाएंगे तो हमारा हौसला और बढ़ जाएगा। और हाँ, बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा सरप्राइज आपके अपने चैनल पे आप लोगों को मिलने वाला है, बस तैयार रहिएगा, साथ दीजिए, सहयोग करिए, आगे बढ़ाइए। आपका बल हमारे लिए ऊंचाई पे जाने का लिए एक लिफ्ट के जैसा काम करेगा। चलिए दोस्तों, कमेंट का इंतजार रहेगा, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो परिवार का हिस्सा हो जाएंगे, पैसा इसमें लगता नहीं है। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, सी यू सून, बाय बाय।